नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। राहुल के एक मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की घोषणा कर दी है और कहीं ना कहीं कम से कम इस घोषणा से चुनाव आयोग हिट होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन वास्तविकता में क्या राज्य सरकार वो करेगी या नहीं, इसका अपन विश्लेषण करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और पूरे कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया कि कर्नाटक में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उसका चुनाव बैलेट पेपर से किया जाएगा और मशीनों से नहीं, ईवीएम मशीनों से नहीं। कांग्रेस ने पहले चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए। अब कर्नाटक सरकार ने नई घोषणा करके सबको चौंकाया। सरकार का कहना है कि वो राज्य चुनाव आयोग से सिफारिश करेगी कि निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान कराया जाए। अब सवाल है कि भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और राज्य चुनाव आयोग में क्या कोई अंतर है, इन पर सरकार कितना नियंत्रण रख सकती है और क्या सरकार का आदेश मानने के लिए बाध्य है। कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप के बीच कर्नाटक की सरकार ने घोषणा कर दी कि राज्य में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव की सिफारिश करेगी। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि राज्य में होने वाले पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव करने की सिफारिश आयोग से करेगा। क्या निर्वाचन आयोग मतलब भारत निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयोग क्या एक है, एक दूसरे के अधीन है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के साथ है या एक दूसरे से अलग है? क्या इस पर सरकार, राज्य सरकारों का नियंत्रण होता है? भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। यह भारतीय संविधान द्वारा स्थापित स्वायत्त संस्था है जो देश में चुनाव कराती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोजन के पास इस बात का अधिकार होता है कि वह आम चुनाव, राज्य विधानसभा के चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए दिशा निर्देशन दे और इसकी निगरानी करे। भारतीय निर्वाचन आयोग केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों की सेवाएं देता है। इसका मुखिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पे राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन पर राज्य के चुनाव आयोग काम करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग केंद्र और राज्य सरकार दोनों को सेवा देता है। राज्य चुनाव आयोग की स्थापना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान के रूप में की गई है जिससे निष्पक्ष चुनाव कराए जा सके। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के प्रावधानों से सुरक्षित किए गए हैं। शहरी स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम, नगरपालिका, पंचायत भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए किसी अन्य चुनाव को कराने का जिम्मा राज्य चुनाव आयोग के कंधे पे होता है। राज्य चुनाव आयोग का मुखिया मुख्य चुनाव अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं। चुनाव आयोग के गठन के समय ही संविधान सभा में इसकी भूमिका और शक्तियों पे विस्तार से विचार विमर्श किया था। संविधान सभा में बहस के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने 15 जून 1949 को कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तरह संरक्षण मिलना चाहिए जिससे चुनाव से जुड़े किसी भी मामले में कार्यकारी सरकार का किसी तरह से कोई दबाव न हो। इसी दौरान कर्मचारियों की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई। तब डॉक्टर अम्बेडकर ने, ये सुनने लायक चीज़ है, तब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने चुनाव आयोग के लिए किसी तरह की स्थायी नौकरशाही की व्यवस्था करने का विरोध किया था। डॉक्टर अम्बेडकर जी का कहना था, तर्क था कि चुनाव आयोग के लिए अफसरों, कर्मचारियों की व्यवस्था करना महंगा और गैर जरूरी होगा क्योंकि चुनाव का काम कभी ज़्यादा होता है तो कभी बिल्कुल नहीं होता। उन्होंने कहा था कि इसके बजाय आयोग राज्य सरकारों से चुनाव के लिए अधिकारी उधार ले सकते हैं। ये उधार लिए गए अधिकारी अपने प्रतिनियुक्ति के दौरान केवल आयोग के प्रति जवाबदेही होंगे। यानी संविधान निर्माताओं ने ऐसे चुनाव आयोग की कल्पना की जिसके पास अपना कोई स्थायी स्टाफ न हो। इसके बजाय चुनाव के दौरान उनके अधीन तैनात कर्मचारियों पर पूरा अधिकार हो। यही व्यवस्था तब से चली आ रही है। चुनाव के लिए खासकर सभी फैसले चुनाव आयोग खुद करता है और चुनाव की घोषणा के बाद
आचार संहिता लागू होने के साथ ही सारी सरकारी मशीनरी जो होती है वो चुनाव आयोग के अधीन हो जाती है। इस तरह से भारत निर्वाचन आयोग या राज्य चुनाव आयोग पर किसी सरकार का कोई अधिकार नहीं होता। सरकारें आयोग से अपील कर सकती है पर उन्हें किसी तरह का आदेश नहीं दे सकती। यानी ये तय हुआ कि कर्नाटक में सरकार अनुरोध ही कर सकती है। साल 1988 में भारतीय संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 में संशोधन किया। इसके तहत संविधान निर्माताओं की कल्पनाओं के अनुरूप दिया गया। धारा 13 सीसी और 28 ए के तहत राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से लेकर मतदान ऑफिसर, चुनाव ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मी तक को चुनाव के दौरान प्रतिनियुक्ति पर आयोग के अधीन माना जाता है और इस दौरान ये सभी आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहते हैं। ऐसे में कोई चुनाव आयोग किसी सरकार की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। सरकारों की ओर से दिए गए सुझाव पर चुनाव आयोग विचार कर सकता है और सही लगने पे कोई बात मान भी सकता है। अगर सरकारों को यह लगता है कि चुनाव आयोग किसी मुद्दे पर कोई नियम तोड़ रहा है, मनमानी कर रहा है, तो फिर वो न्यायपालिका के यानी कोर्ट के शरण में जा सकती है। अब सवाल उठता है कि अगर कर्नाटक में बैलेट पेपर्स के निकाय चुनाव होते तो क्या विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान होगा? इसका जवाब है कि राज्य चुनाव आयोग ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य चुनाव आयोग हालातों के मुताबिक निर्णय लेता है और वे अपने फैसले लागू करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए अगर निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से ही यदि मान भी लाए सरकार की बात, तो ये जरूरी नहीं कि विधानसभा में भी यही फॉर्मूला अपनाया जाए। निर्वाचन आयोग यानी भारत निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव का गठन संविधान के एक ही आर्टिकल के तहत किया गया है और राज्य चुनाव आयोग भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन पर ही काम करता है। इसलिए राज्य चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग का आदेश मानना अनिवार्य है। सारे स्टेट के जितने भी चुनाव आयोग है उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आदेश लेना अनिवार्य है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि राज्य चुनाव आयोग का काम ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश आदेश मानना और उसकी सहायता करना है। अब सवाल ये है कि कर्नाटक ने ये जो घोषणा की है, क्या ये घोषणा सीधा चुनाव आयोग के टकराव के तरह से ली है? क्योंकि कर्नाटक में जो राज्यपाल है उनकी नियुक्ति तो वर्तमान सरकार ने की है और वो बिल्कुल भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता है। ऐसे में कर्नाटक चुनाव आयोग में जो भी अपॉइंटमेंट हुई है वो सारी उन्हीं राज्यपाल के अनुसार हुई होगी। तो यदि उनका आदमी वहाँ राज्य चुनाव आयोग का मुख्य आयुक्त है तो क्या वो राज्य सरकार की सिफारिश को रद्दी की टोकरी में भी डाल सकता है और निकाय चुनाव में एक प्रयास भी करके देख सकता है, करे कि नहीं करे। लेकिन जिस हिसाब से वर्तमान में केंद्र में चुनाव आयोग में भारत चुनाव आयोग में जो ज्ञानेश कुमार जी बैठे हैं और जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, उससे तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है किसी भी हालत में चुनाव आयोग भारत चुनाव आयोग कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग को ये आदेश दे कि वो बैलेट पेपर से करे। वो कतई नहीं होगा, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। जहाँ विपक्ष की सरकार है वहाँ राज्यपाल हो या फिर चुनाव आयोग हो, वो कतई उन्हें साथ देने को तैयार नहीं। ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि केंद्र में ये सरकार है और वो सरकार है, क्योंकि पिछले जब से सर्वोच्च न्यायालय का वो निर्णय जहाँ चुनाव आयुक्त का नियुक्ति जो थी, जो भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्तियां थी, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री स्वयं और विपक्ष के बड़े नेता यानी लीडर ऑफ अपोजिशन यदि कहें, इन तीनों के साथ बैठ के उस पैनल पे चर्चा होनी थी। तो एक निष्पक्षता या ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रयास कर रहे थे कि पक्ष है, प्रतिपक्ष है या पक्ष है, विपक्ष है, और इनके बीच में बैलेंस करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है।
ताकि कम से कम चुनाव आयोग की स्वायत्तता बनी रहे। लेकिन उसके बाद मोदी सरकार ने एक कानून लाया और वो कानून लाकर अब नियुक्तियां प्रधानमंत्री, उनके एक मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ होती है। जहां दो एक तरफ और एक एक तरफ रहता है, तो वही होता है जो सरकार चाहती है। यानी पुराना जो फॉर्मेट चल रहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था देने के पहले कि सरकार, केंद्र सरकार राष्ट्रपति को नाम दे और राष्ट्रपति आदेश निकले, करीब करीब उसी फॉर्मेट में थोड़ा सा सिस्टम बदल के मोदी सरकार ने फिर वही पुराना ढर्रा अपनाया। और उसके बाद जिस हिसाब से राजीव कुमार हो या फिर ज्ञानेश कुमार हो, इनकी जो नियुक्तियां हैं और जिस हिसाब से चुनाव आयोग एसआईआर का काम कर रहा है, पूरा विपक्ष आंदोलित है। चुनाव आयोग की वो की जो मतदाता सूची है उसमें इतनी विसंगतियां सामने आती हैं, जो चुनाव हुए उसमें कितनी गफलत है, चुनाव की सूची में कितना फ्रॉड हो रहा है, ये तमाम चीज़ें लगातार बाहर आ रही है। राहुल गांधी ने खासकर जब सेंट्रल बेंगलोर की एक महादेवपुरा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटों की छाननी की, तब कम से कम, और वो भी उस चुनाव आयोग की उस लिस्ट की, उस सूची की को उन्होंने विश्लेषित किया जिस सूची पे लोकसभा के चुनाव हुए थे। तो ऐसे में 1,252,000 फर्जी 1,02,52 फर्जी मतदाता वहां पाए गए और वहां पे कांग्रेस का उम्मीदवार मात्र 32,000 से हारा। इससे तो एक बात प्रतीत होता है कि ये फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं चल रहा है। चलो, कर्नाटक ने तो अपना एक पत्ता खोल दिया, लेकिन कर्नाटक सरकार ने अभी तो लगता है कि उन्होंने चुनाव आयोग के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। लेकिन जिस हिसाब से निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग इसको मानेगा। डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।